नमस्कार मित्रों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का पार्ट फर्स्ट, जो कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। और आपको शीघ्र ही ऐसे ही मूल विधि का भी इंट्रोडक्शन वीडियो मिलने वाला है। हर टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन वीडियो हम आपको डालेंगे, प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो नॉर्मली अभी संविधान से अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं। इसलिए हम उन सभी स्टूडेंट का भी ध्यान रख रहे हैं जो अभी संविधान के बारे में नहीं जानते। इसलिए हमने उन लोगों के लिए भी वीडियो डाला है ताकि वो लोग जानें, सीखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत ही बेसिक है तो आप ना पढ़ें इसको, और जिनको लगता है कि नहीं इससे मेरा बीना पार हो जाएगा वो इसको ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ये बिल्कुल याद रखें, क्योंकि आपकी एक अच्छी सोच आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। ऐसी मेरी इच्छा है और ऐसा मैंने मानना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या इसमें आपको अच्छा लगा और क्या सुधार किया जा सकता है। साथ ही साथ मैं अब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एक संविधान का। इसमें हम लोग पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था क्या है। देखिए, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है क्या, इसके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है कि संविधान क्या है। शीघ्रता से शीघ्र जानें कि संविधान क्या है। देखिए, संविधान लिखा हुआ है वह दस्तावेज है जिसमें किसी राष्ट्र का शासन चलाया जाता है। दूसरी भाषा हम कह सकते हैं किसी राष्ट्र की सर्वोच्च विधि है। तीसरी भाषा हम कह सकते हैं नागरिकों की अधिकार, कर्तव्य, सरकार की शक्तियाँ, अंग जिसमें समाहित हों, जिसमें बातें की गई हों, नागरिकों के अधिकार की, कर्तव्य की, सरकार की शक्तियों की, सरकार के अंग क्या होंगे, सरकार की कार्यप्रणाली क्या होगी, इन सभी बातों का जिस ग्रंथ में या जिस पुस्तक में जिक्र हो वही क्या है, संविधान है। चौथी और इम्पोर्टेंट और बुनियादी बात यह है कि किसी भी व्यवस्था को संचालित करने हेतु बनाई गई विधियों का समुच्चय ही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। शायद इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तीसरी भाषा, चौथी भाषा, पांचवी भाषा को समझते हैं। हम लोगों ने 4 परिभाषाएं तो ये बता दी, नॉर्मल लिखी हुई है। 5 परिभाषा और 5वीं नंबर परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने आप में एक अलग और एक स्पष्टता रखती है। क्या है कि संविधान एक क्या है, समूह है। देखिए, एक ऐसा वीडियो है ये आपको कंटेंट इतना अच्छा मिल रहा है कि आप इसकी तारीफ़ कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट है। आपको कहीं पर पढ़ने के बाद आप जब उसका निष्कर्ष निकालेंगे ना 5-6 किताबों का, तब जा कर के आपको ऐसा मिलेगा कंटेंट। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ पढ़ें। ठीक है, उसमें कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। तो संविधान एक ऐसा समूह है। क्या बताया मैंने, संविधान क्या है, एक समूह है। अब समूह को मैंने 2 भागों में बांटा, नियम और कानून का। नियम कानून याद दिया, लिखित या अलिखित। तो कहने का मतलब ये है कि संविधान एक समूह है। किसका भाई, समूह होगा तो नियम और कानूनों का होगा। कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे। अगर नियम ये हैं, अगर नहीं मानोगे तो कानून लगाएंगे। भाई नियम कानून क्या है, भाई हमने नियम बनाया कि यहाँ बैठना है, रोज़ सुबह 10 बजे उठना है, 5 बजे सोना है। ठीक है, ये नियम है। कानून ये अगर नहीं करोगे तो डंडा रखा है। तो कानून एक प्रकार से डंडा हो गया और नियम एक प्यार की भाषा हो गई। बात समझ रहे हैं। तो संविधान क्या है, एक समूह है। किसका समूह है, नियमों और कानूनों का समूह है। जो नियम कानून या तो लिखित हैं, अलिखित हैं। कुछ कानून लिखे भी हैं और कुछ कानून नहीं लिखे हैं, बता दिए गए हैं केवल। बात में तो संविधान उन लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों क्या है, एक समूह है। बात समझ में आ गई होगी। संविधान लिखित अलिखित नियम कानूनों का एक समूह है। क्लियर। चलिए, अब आगे बात आती राज्य व्यवस्था क्या है। भैया नाम से ही स्पष्ट है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों की परिभाषाएं हैं ये कि सरकार, शासन, निर्माण आदि को चलाने का तरीका, यानी सरकार चलाने का तरीका, उसके शासन करने का तरीका, क्या निर्माण करेगी राज्य में, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इन सभी बातों का जिसमें जिक्र हो वो राज्य व्यवस्था है। बात समझ आ गई नहीं आ गई। ठीक है, ये तरीका जिसमें बात बताया गया, जिस
जिस पुस्तक में उन तरीकाओं को बताया गया हो, उन तरीकों का डिस्कशन किया गया, वही क्या है? राज व्यवस्था। राज की व्यवस्था कैसी होगी, वही राज व्यवस्था। नई बात समझ में आई तुमको? बहुत ही छोटी टॉपिक। अगला बात पॉइंट आता है संविधानवाद। भाई संविधान तो समझ चुके क्या है, ठीक है। अब संविधानवाद क्या है, इसमें संविधानवाद समझने से पहले एक बात आपको याद पता होनी चाहिए कि लोग सुना होगा आपने कि भाई भतीजावाद, संघवाद, राजवाद। वाद ही एक जो वाद शब्द है, ये ऐसा शब्द है, परिवारवाद, ठीक है। तो एक ऐसा शब्द है जो प्रेम बताता है, एक दूसरे के प्रति क्या लगाव होगा वो बातें। तो उस कहने का मतलब ये है कि लोगों का ख्याल रखना, सरकार अपने कर्तव्यों को निभाए, आदि ऐसे सभी काम संविधानवाद की श्रेणी में आएंगे। कहने का मतलब ये है कि लोगों का किस तरीके से ख्याल रखेगा संविधान, ठीक है। सरकार किस तरीके से लोगों के कर्तव्यों को निभाएगी, अपने कर्तव्यों को निभाएगी, इन सभी बातों का जिक्र किया जाता है संविधानवाद में, ठीक है। ये एक सलाह होती है, कह सकते हैं। संविधानवाद कोई लिखा नहीं है, संविधान तो लिखा है, लेकिन संविधानवाद एक भावना है। सरकार की मंशा क्या है, ये चीज़ें सब चीज़ें किस में आती हैं? संविधानवाद में आती हैं। तो ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। देखिए एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई कि संविधान का तो निर्माण होता है जो कि संविधान सभा द्वारा किया गया, लेकिन जबकि संविधानवाद का क्या होता है? विकास होता है, एक भावना है, एक अंतरात्मा है कि आप लोगों के प्रति क्या सोच रहे हैं। वही वाद का मतलब प्रेम, संविधान के प्रति प्रेम क्या है आपका। अब किसका? आपका मतलब सरकार का कैसा प्रेम है, क्या करेगी, लोगों का ख्याल रखेगी नहीं रखेगी, इन सभी बातों का संविधानवाद में रखी जाएंगी, जो कि एक अंतरात्मा है और जो एक हृदय से निकली भावनाएं हैं। लेकिन संविधान जो कि निर्माण किया गया है, संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया है, इन सभी बातों का जिक्र करेंगे कि संविधान सभा कैसे बनी, कहाँ से आई, क्या हुआ, उसके पीछे का क्या राज था। ये सभी बातें हम लोग आगे एक अगले अपनी वीडियो में करने वाले हैं। अभी केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि आपको देखा होगा आपने कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी इटली में क्या था? संविधानवाद नहीं था। लोगों के अंदर भाई युद्ध चल रहा था, इतनी आक्रामकताएं व्याप्त थी कि वहाँ पर प्रेम भावना थी ही नहीं, लोग एक दूसरे को मारे जा रहे थे। इसलिए संविधानवाद नहीं था, वाद का मतलब प्रेम नहीं था वहाँ, क्या था? जबकि म्यांमार में शांति, देखिए हाँ ठीक है ना, लेकिन संविधान था वहाँ पर, लेकिन संविधानवाद नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि म्यांमार में आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। म्यांमार में संविधानवाद नहीं हो रहा का मतलब क्या? देखिए म्यांमार में चल रहा है युद्ध, गृह युद्ध, आपस में सेना और देश के लोग लड़ रहे हैं। अगर संविधानवाद होता तो संविधानवाद का मतलब प्रेम, संविधान के प्रति प्रेम अगर सरकार का होता तो क्या ये लड़ाई होती? नहीं। शांति होती कि नहीं होती। लोगों के अंदर एक अच्छी भावना का विकास करते ही लोग करते, लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब संविधानवाद नहीं हो रहा। शायद आपने इतनी बातें आपने अच्छे तरीके से समझ ली होगी विद एग्जाम्पल। अब हम लोग आगे बात करते हैं संविधान की प्रकृति क्या है। देखिए संविधान की प्रकृति पढ़ने से पहले आपको एग्जाम्पल बताता जा रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्न में से वह देश कौन सा है जहाँ संविधान नहीं था फिर भी संविधानवाद को अपनाया गया, यानी प्रेम भावना को अपनाई गई। सरकार ने प्रेम भावना को अपनाया, लेकिन सरकार के पता नहीं था कि कैसी प्रेम भावना होगी, लेकिन सरकार ने अपनाई। एक एग्जाम्पल तौर पर, ठीक है। तो संविधान नहीं हुआ लेकिन संविधानवाद था। तो वह देश है ब्रिटेन, बात समझ तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और लेकिन तब भी वहाँ पर लोग संविधानवाद की भावना को समझते हैं, सरकार संविधानवाद अपनाती है, इसीलिए वो लोग सक्सेस है, ठीक है ना। और इसने बहुत से देशों में कंट्री में इसने राज्य किया। एक प्रेम भावना उनके अंदर, पता था यार क्या करना क्या नहीं करना। वो लोग पढ़े लिखे थे, बेवकूफ़ नहीं थे, ठीक है। तो संविधान ना होते हुए भी संविधानवाद की भावना को अपनाया। लेकिन ब्रिटेन का अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है, वो अलिखित है। क्लियर। अब पढ़ते हैं संविधान की प्रकृति की ओर। देखिए संविधान की प्रकृति क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो संविधान की प्रकृति क्या है? देखिए संविधान की प्रकृति जो है वो दो टाइप की है। एक तो या तो संविधान संघीय संविधान हो सकता है, या तो एकात्मक संविधान हो सकता है। या तो संविधान संघीय होगा, दूसरी भाषा में कह सकते हैं परिसंघीय होगा, या संघीय, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। फेडरल संविधान हो सकता है या एकात्मक संविधान हो सकता है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर संघीय क्या है और एकात्मक क्या है, उसके बारे में बताएंगे हम लोग। हर चीज़ों का ऑपरेशन है यहाँ पे, आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। केवल आप सोचते रहें कि आगे क्या होगा।
संघीय क्या है? देखिए, संघ सरकार व राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन हो तो संघीय के अंदर आएगा। यानी ऐसा संविधान जिसमें ये विलिखित हो कि संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों का विभाजन शक्तियों का अलग अलग है, तो ऐसा संविधान संघीय संविधान या परिसंघीय संविधान कहलाएगा। अगर बात करें एकात्मक संविधान की, तो एकात्मक संविधान क्या है? देखिए क्या है कि सारी शक्तियाँ केवल अगर संघ के पास में हो, संघ का मतलब देश के पास में हो, देश का मतलब केंद्र के पास में हो, तो जारी अगर सारी शक्तियाँ केंद्र के पास में होगी समझने के लिए, तो वह संविधान कैसा होगा? एकात्मक होगा। अगर वो सारी शक्तियाँ केंद्र और राज्य के बीच डिवाइड हों तो वह कैसा होगा? संघीय होगा। अब आइडिया लगा सकते हैं कि भारत का संविधान कैसा है, तो सीधा जवाब होगा कि भारत का संविधान एक संघीय संविधान है। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में समझा होगा कि भारत का संविधान ले लो, या कनाडा, USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन आदि अन्य देश हैं जिनका संविधान जो है वो संघीय है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इन्हीं में से पूछा जाता है कि भारत का संविधान कैसा है, कनाडा कैसा है, USA का, स्विट्जरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का। तो आप निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि कैसा है? संघीय है। अगर हम एग्जाम्पल बात करें एकात्मक संविधान की, तो इंग्लैंड का संविधान ले लो आप, फ्रांस, जापान, चीन, नॉर्वे, स्वीडन आदि अन्य देश हैं, तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट वाले हो गए। आदि अन्य दूसरे हो जाएंगे। तो ये जो है इनके संविधान कैसा है? एकात्मक संविधान है। सारी शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र के पास हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, चीन, नॉर्वे और स्वीडन, याद रहेगा। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखने। चलिए, अब लिखा हुआ है संघीय सरकार। अब बात हम देखिए, हमें एकात्मक संविधान से कोई मतलब नहीं था, हमें एकात्मक संविधान से कोई मतलब नहीं था। अब हमें मतलब किससे है? संघीय सरकार से। संघीय सरकार से मतलब है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब हमें एकात्मक संविधान से कोई मतलब नहीं है, हमें एकात्मक से कोई मतलब नहीं था। हमें किससे मतलब है? संघ से, क्योंकि भारत को पढ़ना है, न कि हमें इंग्लैंड फ्रांस को पढ़ना है। तो संघ का मतलब संघीय सरकार कैसी होगी, क्या होगी? देखिए, इसको कई भागों में बांटा गया, लेकिन तीन मुख्य भाग हैं इसके। संघ सरकार का मतलब बताया मैंने आपको, संघ और राज्य दोनों सरकारें होंगी। अब देखिए, इसमें तीन टाइप के लोग होते हैं, एक अधिसंघ या महासंघ। संघीय सरकार में तीन प्रकार की सरकारें आती हैं। कौन कौन सी? अधिसंघ या महासंघ, संघ और परिसंघ। क्लियर? फिर से देखते हैं। इंग्लिश बोलते हैं कॉन्फेडरेशन, क्या है? यूनियन और फेडरेशन। अधिसंघ या महासंघ बोल सकते हैं, संघ बोलेंगे और परिसंघ बोलेंगे। क्लियर है? अब बच्चे पूछेंगे अधिसंघ क्या है? तो देखो, जहाँ राज्य के पास केंद्र से अधिक शक्ति हो, जहाँ राज्य के पास केंद्र से अधिक शक्ति हो, वो अधिसंघ कहलाएगा या महासंघ कहलाएगा। क्लियर? यहाँ राज्य अलग हो सकते हैं, राज्य ताकतवर होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया राज्य के पास क्या है? शक्तियाँ क्या हैं? ज़्यादा हैं। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ राज्य जो हैं अलग हो सकते हैं। राज्य क्या है? ताकतवर हैं, क्योंकि परिभाषा स्पष्ट है कि जहाँ राज्य के पास शक्ति केंद्र से ज़्यादा है। एग्जाम्पल तो दे सकते हैं पूर्व USSR, जैसे आपने सुना होगा पूर्व USSR जो था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया था पहले, कितना बड़ा था? क्यों? क्योंकि राज्य वहाँ सब थे ज़्यादा ताकतवर केंद्र की अपेक्षा। केंद्र तो नॉर्मल था, राज्य ताकतवर थे। उन्होंने क्या किया? अलग अलग हो गए और अपना अलग अलग राष्ट्र स्थापित कर लिया। इसलिए रूस क्या हो गया? देखिए, छोटा हो गया है। मतलब छोटा क्या हो गया? अपना उतना संयुक्त रूप से नहीं है जितना होना चाहिए था। क्लियर हो गया? तो ये कहलाएगा अधिसंघ या महासंघ। दूसरा आता है संघ। अब संघ की अगर बात करें तो संघ में क्या हो जाएगा? क्या है भैया? केंद्र ताकतवर है, राज्य क्या है? कमज़ोर है। केंद्र ताकतवर है, राज्य क्या है? कमज़ोर है। जैसे कि भारत में आप जान रहे होंगे, राज्य कभी अलग नहीं हो सकता। भारत में कोई भी राज्य सूची में अलग हो जाऊँ अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केंद्र क्या है? ताकतवर है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ परिसंघ। परिसंघ क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। संघ व राज्य दोनों ताकतवर होते हैं, उसे बोलते हैं परिसंघ। जिसमें दोनों चीज़ें समान हों, दोनों के पास पावर बराबर है, वो आएगा किसके अंदर? परिसंघ के अंदर। समझौता होता है इनके बीच। क्या समझौता होता है? कि राज्य अलग नहीं होगा। समझौता इनके पास पहले से कर लिया जाता है, उसके बाद किसी भी राज्य को तख्ती दी जाती है कि तुम अलग नहीं हो सकते। ताकत तुम्हारे पास उतनी ही बराबर है, लेकिन तुम अलग नहीं हो सकते, साथ में ही रहना पड़ेगा। जैसा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं USA अमेरिका। यानी प्रारंभ में अमेरिका में 13 राज्य थे, आज मिलकर के 50 हो गए हैं। बात समझ?
तो कहने का मतलब ये है, आपने पूरी थीम को समझा। क्या है संघीय सरकार के 3 भाग, अधिसंघ, संघ और परिसंघ। ठीक है, ये बात आपने समझी कि संविधान की प्रकृति कैसी है, संघीय परिसंघीय है या एकात्मक संविधान है। संघीय बोल लो या परिसंघीय बोल लो, एक ही बात है। क्या परिभाषाएं थी ये समझा, एकात्मक क्या से ये समझा, एग्जाम्पल आपने समझी, बात आपने समझ में आ गई होगी। आपने ये समझा कि भारतीय संविधान क्या है, ठीक है, इसकी परिभाषा समझी, राज्य व्यवस्था क्या है, संविधानवाद क्या है, और ये एग्जाम्पल आपने समझा। इस तरीके से आपने इस वीडियो का आनंद लिया और मुझे ऐसी उम्मीद होगी कि ये आपने इंट्रोडक्शन वीडियो से संविधान का मैंने आपको दिया है, ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये आप समझ लीजिए कि जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ये आपको कहीं मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए लोग जाने क्या क्या करते हैं, जाने कितने पैसे वसूलते हैं और पैसे देते हैं, इन सभी चीज़ों का मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। फिलहाल आप मेरे साथ बने रहें और नेक्स्ट पार्ट इसका संविधान पार्ट फर्स्ट में, जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे कि संविधान बना कैसे, क्या राजनीतिक विशेषताएँ रहीं, क्या हुआ, इन सभी बातों का, अनुसूचियाँ, समितियाँ, इन सभी बातों का हम लोग जिक्र करते हैं आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक लास्ट में आपको बताने वाला था कि एक हमारे मुहिम है जो 1 वृक्ष लगाएं और प्लास्टिक से दूरी बनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। ये मेरा मोटो है। हम लोगों को सबको एक साथ लेकर ये काम करना होगा। जय हिंद।